हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। बच्चों, इस चैनल पे मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस के लिंक के साथ साथ में जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट है, करंट अफेयर्स का कोई फैक्ट है, वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ। और साथ ही साथ में टेक्स्ट बुक की तरफ से या यूपीएससी की तरफ से एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ अपडेट करती हूँ ताकि आपको यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड कनेक्ट विद मी। सो आज का आपका जो ये सेशन है, दिस इज पार्ट ऑफ द 50 डे मेंस आंसर राइटिंग एंड आपका क्वेश्चन है, मेनी वॉइसेड हैड strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. Elaborate. कि जो आपका गांधीवादी चरण है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसके अंदर बहुत सारे वॉइसेस यानी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स एंड आइडियोलॉजीज जो हैं वो इन्वॉल्व थी। आपको इसके ऊपर एलाबोरेट करना है, यानी डिटेल्ड में, है ना, आपको डिटेल्ड डिस्कशन या इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यूपीएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का है एंड यू हैव द नेक्स्ट 10 मिनट्स। मैं यहाँ पे टाइमर सेट करके जाऊंगी, 10 मिनट्स में आप क्वेश्चन लिखिएगा एंड उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स एंड की पॉइंट्स जो आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए टू गेट अ डिसेंट स्कोर फ्रॉम यूपीएससी, जो आपको हेल्प करेगा फाइनल सिलेक्शन में, वो सब डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल स्टार्ट राइटिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। योर टाइम हैज स्टार्टेड।
सो होप यू आर डन राइटिंग योर आंसर्स। अब नेक्स्ट 20-15 मिनट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस आंसर को कैसे अप्रोच करना था एंड क्या क्या की पॉइंट्स जो हैं वो आपके आंसर के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। आप चाहें तो इस आंसर को अगर आपने अभी नहीं लिखा है, बाद में लिखते हैं, तो डिटेल्ड आंसर लिख के जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको शुरू में बताया है, हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके जो 5 आंसर्स होंगे उनको रिव्यू करूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म है वो है गांधीयन फेज। सो आपको गांधीयन फेज जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का की टर्म होता है उसी को आप इंट्रोडक्शन के अंदर शुरू करते हैं, है ना। आप इंट्रोडक्शन के अंदर उसी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं और एग्जामिनर को ये बताते हैं कि आप अपना आंसर जो है वो राइट डायरेक्शन में लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो बच्चों, गांधीयन फेज, ठीक है। अब गांधीयन फेज में ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वर मेनी वॉइसेस, कि ठीक है गांधी जी थे गांधीयन फेज के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, और उन्होंने जो हमें सत्याग्रह का प्रिंसिपल दिया उसके बेसिस पे गांधीयन फेज जो है उसमें हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट लीड किया गया, फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसे लीड किया गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वॉइसेस थी। यहाँ पे आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना, डिफरेंट सामाजिक वर्ग थे, जैसे कि आपकी महिलाएं हो गई, है ना, वुमेन, आपके स्टूडेंट्स हो गए, विद्यार्थी हो गए, किसान हो गए, है ना, आपकी लेबर क्लास हो गई, आपकी बिजनेस क्लास हो गई। सो आपको यहाँ पे सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक क्लासेस जो है उनको मेंशन करना है, और आपको साथ ही साथ में बताना है डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैसे थी, विचारधाराएं। जैसे कि अगर मैं आपको विचारधाराओं की बात करूं तो इस फेज में आप देखोगे ट्रेड यूनियनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस फेज के अंदर कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते थे, वो भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हिंदुत्व, है ना, हिंदू राष्ट्र जैसी वॉइसेस भी देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट एंड स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट जो आइडिया है ना, कि लेजिस्लेचर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें या ना करें, ये वाला जो मुद्दा है, इसके सपोर्टर्स और अपोज करने वाले लोग दोनों मिलेंगे। सो यू आर सेइंग कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये एड्रेस करना है। सो बच्चों, हम पहले अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन को कोशिश करो कि आप जब 250 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अपने इंट्रोडक्शन को 50 to 60 वर्ड्स के अंदर रैप अप कर दो, 50 to 60 वर्ड्स में अपने आंसर को रैप अप कर दो। और यहाँ पे आपको अपने इंट्रोडक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। आपका जो फर्स्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन का पोर्शन, वो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे गांधीयन फेज के बारे में लिखिए, है ना, आप यहाँ पे गांधीयन फेज के बारे में लिखिए। आप यहाँ पे लिखिए कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो थर्ड एंड फाइनल फेज है उसे हम गांधीयन फेज कहते हैं, और इसकी शुरुआत गांधी की इंडियन पॉलिटिकल एरिना में फॉर्मल एंट्री के साथ होती है, और 1947 में जब हमें फाइनली फ्रीडम मिलता है तब तक ये पीरियड है। अब बताइए इस पीरियड की डोमिनेंट आइडियोलॉजी सत्याग्रह, जो कि आपके ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसका आप जिक्र करेंगे। बच्चों, मैं यहाँ पे केवल की टर्म्स लिख रही हूँ, इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन बकायदा इन की टर्म्स को यूज करके पैराग्राफ में लिखेंगे, है ना, वो बहुत ज्यादा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। सत्याग्रह, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस जो है, इस प्रिंसिपल को उन्होंने प्रोपोगेट किया। आप यहाँ पे फिर लिखेंगे क्वेश्चन की डिमांड्स को एड्रेस करते हुए कि ठीक है, गांधीयन फेज जो है उसको इस फेज, ये फेज वाला फेज जो है उसको गांधीयन फेज कहते हैं। सत्याग्रह की जो वॉइस है, सत्याग्रह का जो प्रिंसिपल है, वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी रहा यहाँ पे। एंड इसके बाद आप अपने सेकंड पैरा के अंदर इंट्रोडक्शन में ही आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो कहा है कि देयर वर मल्टीपल वॉइसेस दैट स्ट्रेंथेंड द नेशनल मूवमेंट, सो आप यहाँ पे मल्टीपल वॉइसेस की बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्वेश्चन के अंदर जो लाइन्स हैं उसको एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, आप कंक्लूजन में भले ही यहाँ से हेल्प ले लें।
सो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, राइट, सामाजिक वर्ग, इकोनॉमिक क्लासेस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। है ना, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मेड इट अ ट्रूली मास मूवमेंट। जन आंदोलन मतलब सच्चे सेंस में या ट्रू सेंस में मास मूवमेंट जो है वो हमें इसी फेज में देखने को मिलता है। तो हमने क्वेश्चन को भी लिख दिया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना, इकोनॉमिक क्लासेस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इन सब का जो प्रेजेंस है उसने इसको ट्रू मास मूवमेंट बना दिया। एंड strengthened the base of national movement and strengthened the base of the national movement। तो हमने एग्जामिनर को बता दिया कि भैया हमें आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है, राइट, हमें आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक क्लास एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। तो हमने एग्जामिनर को बता दिया हमें आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। गांधीयन फेज को हमने ब्रीफ में बताया और हमने यहाँ पे बता दिया आपके डिफरेंट सोशल जो वॉइसेस हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। आपका इंट्रोडक्शन में इतने ही पॉइंट्स आने हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। बच्चों कंटेंट में वही अप्रोच रहता है, आपको एक मेन हेडिंग डालनी होती है। कंटेंट के अंदर आप एक हेडिंग देंगे और आप हेडिंग के अंदर क्वेश्चन से पिक कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वॉइसेस स्ट्रेंथेंड नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। या आप सिंपल लिखो डिफरेंट वॉइसेस ड्यूरिंग गांधीयन फेज, ठीक है। इतना लिख करके आप इस बॉक्स के अराउंड ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। इससे एग्जामिनर का ध्यान जो है वो सीधे आपके आंसर की तरफ जाएगा। अब बच्चों आप जानते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, गांधी की पॉलिटिक्स में जब फॉर्मल एंट्री होती है 1917 के अंदर, है ना, वो कैसे चंपारण सत्याग्रह में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो जो आपके पेजेंट्स की वॉइस है, जो आपके लेबर क्लास की वॉइस है, वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनेगा, ऑल इंडिया अखिल भारतीय महासभा बनेगी, है ना, ऑल इंडिया किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा बनेगी 1936 में। बारदोली सत्याग्रह होगा 1928 में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पेजेंट एंड लेबर क्लास, राइट। और आप इन सबको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कैसे पेजेंट एंड लेबर क्लास की वॉइस बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको सुनाई दे रही है। बच्चों ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1918 में खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे जो पेजेंट क्लास है और लेबर क्लास है उसकी हालत बहुत खराब थी। एंड धीरे धीरे ये लोग अवेयर भी होते जा रहे थे डिफरेंट इश्यूज से, जिसके अंदर हमारे जो मॉडरेट लीडरशिप है, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा गांधीयन फेज में पेजेंट एंड लेबर क्लास जो है वो नेशनल मूवमेंट में एक्टिव हो गई है। सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको याद होगा खिलाफत, है ना, खिलाफत मूवमेंट 1920 जो था भले ही रिलीजियस इन नेचर, है ना, इशू जो है वो रिलीजियस इन नेचर है। सो जो मुस्लिम्स हैं और इस्लाम है और जो आपका टर्की का खलीफा है उससे रिलेटेड है, लेकिन यस इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी दो फॉर अ ब्रीफ टाइम, बट यस आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्वराजिस्ट एंड, है ना, स्वराजिस्ट या जो प्रो चेंजर्स हैं, जो लोग कह रहे थे
कि हमें अपना ये जो नॉन कोऑपरेशन वाला एजेंडा इसको चेंज करना चाहिए और एक्टिवली नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? स्वराजिस्ट क्या कहते थे? लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करके, कि बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। लेजिस्लेचर में जाओ, इनका जो खोखला नेचर है ना, इनका जो होलो प्रोमिसेस है ब्रिटिशर्स की, इसको एक्सपोज करो कि भाई लेजिस्लेचर के पास कोई रियल पावर नहीं है। सो या तो ये अपने वेज जो है उनको मेंट कर लेंगे, या फिर लोगों के सामने आ जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने वाले हैं, वो सब कुछ केवल बातें हैं और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे ये मेंशन करिए, ठीक है। सो पेजेंट्स एंड लेबर क्लास, खिलाफत मूवमेंट हो गया आपका, और साथ ही साथ में आपने यहाँ पे स्वराजिस्ट प्रो चेंजेस वाला जो पॉइंट है उसको भी मेंशन कर दिया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो आपको पता होगा कि जो आपके रिवोल्यूशनरीज हैं, है ना, रिवोल्यूशनरीज भी इस टाइम पे काफी एक्टिव थे। जैसे कि आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, है ना, आपका इंडियन रिवोल्यूशनरी ग्रुप हो गया सूर्य सेन का, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गया, आपका इंडियन रिवोल्यूशनरी ग्रुप हो गया आपका सूर्य सेन वाला। सो आप इनके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी वॉइसेस भी हैं, भगत सिंह हैं। इन्हीं के साथ में आप जोड़ के यहाँ लिखिए कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, है ना, एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कि किस तरीके से एक बार जारिस्ट रशिया में 1917 के अंदर 1917 में जारिस्ट रशिया में जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फैलने लगती है हर कंट्री के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया में भी उसका इन्फ्लुएंस बहुत क्लियर दिखने लगता है। आप यहाँ पे लिखिए कैसे सुभाष चंद्र बोस, है ना, एंड जवाहरलाल नेहरू जो यूथ लीडर्स हैं, वो इन सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। और आप देखोगे 1929 में पूर्ण स्वराज के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को जब से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद वो 1936 में रहे, 37 में रहे, 38, 39 में सुभाष चंद्र बोस रहे। तो ये दौर था जब कम्युनिज्म और समाजवाद की जो विचारधाराएं हैं वो बहुत डोमिनेंट हो गई थी। इसके बारे में लिखिए, जो बात कर रहे थे कि जो इंटरनल ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहा है, जमींदार किसानों का कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स का कर रहा है, इसको भी हमें रोकना होगा। जो हमारे यहाँ अनटचेबल्स का शोषण हो रहा है उसको भी हमें रोकना होगा। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे प्रो दलित आइडियोलॉजी, है ना, प्रो दलित जो वॉइसेस हैं बी.आर. अंबेडकर वगैरह की, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आएगी। इसके अलावा आप और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सो हमने पेजेंट एंड लेबर क्लास, खिलाफत, स्वराजिस्ट, प्रो चेंजर्स, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, प्रो दलित वॉइसेस। आप यहाँ पे वुमेन को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, चाहे फिर वो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स में हो गया सूर्य सेन के, या फिर वो गांधी जी के साथ में आपका इसमें ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस में जिस तरीके से सरोजनी नायडू ने धरासना सॉल्ट वर्कर्स के ऊपर रेड मारी, या फिर आपके क्विट इंडिया मूवमेंट में जिस तरीके से अरुणा असफ अली हैं, है ना, सरोजनी नायडू हैं, आपकी सुचिता कृपलानी हैं, रानी गेदिनलू है, इन लोगों ने जो रोल प्ले किया, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रोल रहा, बिजनेस क्लास का जो रोल रहा, है ना, इन सबको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका आता है कंक्लूजन वाला हिस्सा, कंक्लूजन। सो आपने ऊपर पूरा लिख दिया कि हाँ देखो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, एक आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, स्पेशली वीर सावरकर जो हैं, जो इनसे जुड़े हुए थे, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी। सो आपने सब लिख दिया। अब कंक्लूजन की बारी आई, अब हमें निचोड़ लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि, है ना,
ऊपर जो हमने डिस्कस किया उससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट वॉइसेस जो हैं वो हमारे नेशनल मूवमेंट को डाइवर्सिफाइंग जो वॉइसेस हैं, है ना, डाइवर्सिफाइंग वॉइसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर रही थी, और इसका जो सोशल बेस है उसको वाइडन कर रही थी, है ना, डाइवर्सिफाइंग वॉइसेस, सोशल बेस वाज वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट। बार बार क्वेश्चन के टर्म को लिखते जाना है बीच बीच में, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चा कहीं खो गया है ना। स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट। आप यहाँ पे लिखो कि यस, है ना, दो एट टाइम्स इनके वजह से क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो जाता था, राइट, टेंशंस होती थी, डिविजन्स होते थे, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विचारधाराएं हैं, अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अलग अलग सोशल इंटरेस्ट है, सोशल इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, तो सब लोग अगर एक साथ अपनी अपनी आवाज बोलेंगे तो जायज सी बात है कुछ फ्रेगमेंटेशंस, टेंशंस, डिविजन, है ना, ये सब होंगे। और ये कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट पे एक ड्रैग भी थे, है ना, ड्रैग ऑन द नेशनल मूवमेंट, बट अल्टीमेटली है ना, बट अल्टीमेटली बाय मेकिंग द अनहर्ड वॉइसेस heard, Gandhian phase fastened the process of freedom। कि हम मानते हैं कि डिफरेंट वॉइसेस हैं, फ्रेगमेंटेशन, टेंशन है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि डिफरेंट लोगों को एक वॉइस मिल रही थी, वो अपना जो व्यू पॉइंट उसको रख पा रहे थे, उनका सोल्यूशन निकाला जा रहा था, और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसका बेस वाइड होता जा रहा था, एंड अल्टीमेटली इट वॉन अस फ्रीडम। अल्टीमेटली इट वॉन अस फ्रीडम इन 1947। हो गया आपका आंसर। आप चाहते हैं कि कोई मैप वगैरह बनाएं तो आप फटाफट से एक साइड में बॉक्स में यहाँ पे कंटेंट्स पे, है ना, आप साइड में एक बॉक्स के अंदर इंडिया का मैप बनाइए, और इस मैप में आप कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस को दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने दिखा दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स की जो एक्टिविटीज है वो कैसे आपके पंजाब दिल्ली वाले एरिया में कंसर्न्ड थी। आपने सूर्य सेन का ग्रुप दिखा दिया यहाँ पे, सो कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हो गए। आप कुछ बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, है ना, जैसे बिरलाज हैं, टाटाज हैं, चिदम्बरम पिल्लई ने जो किया आपका, सो उन एक्टिविटीज़ को आप मैप में दिखा सकते हैं चाहे तो। आप वुमेन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी नॉर्थ ईस्ट से या डिफरेंट पार्ट से, आप उनका यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कुछ मैप के अंदर। या आप कुछ जो वर्कर्स की स्ट्राइक है 1928 में, खड़गपुर के अंदर हो गई, जूट मिल्स के अंदर हो गई, रेलवेज के अंदर हो गई, आप उनके पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप ये सब कुछ मैप में दिखा सकते हो 4-5-6 पॉइंट, जिसके थ्रू पता चले कि डिफरेंट वॉइसेस वर इन्वॉल्व, तो आपका आंसर ज़्यादा एनरिच्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बच्चों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको जीएस और सीसेट प्लस आपका ऑप्शनल एथिक्स, एस्से, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्रीराम आईएएस, लुकमन आईएएस, ओजांक आईएएस, ये सब यहाँ प्रेजेंट हैं। आपकी फीस होगी 29,999 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, SONPRIYA। ये पूरे साल की फीस है और इसमें आपको जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट सब कुछ मिल रहा है। एंड यस, आप हमें यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग आईएएस पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मेरे अलावा बाकी फैकल्टीज भी आपकी क्लासेस लेती हैं। थैंक यू सो मच।